हेलो स्टूडेंट, जितने बच्चे क्लास 10th में हैं और 24 फरवरी 2025 को हिंदी का पेपर देने वाले हैं, तो उनके लिए यह वीडियो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आज मैं आप सबको हिंदी का एक ऐसा वायरल पेपर बताने वाला हूं कि अगर आप सब पूरे यानी पूरे पेपर को तैयार कर लेते हैं तो समझ लीजिए आपका हिंदी में 100% तैयार हो गया भाई साहब। क्योंकि यह जो है आपका 2025 का एक वायरल पेपर है और हिंदी का पेपर है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और इस पूरे पेपर को अगर आप तैयार कर लेते हैं तो समझ लीजिए बहुत बेहतर आपकी तैयारी हो गई, ठीक है। और इस पेपर कोड क्या है, पेपर कोड देख लीजिए 801 HA है और पूर्णांक 70 है भाई साहब, देख सकते हैं। और समय 3 घंटे 15 मिनट है। बिल्कुल इसी तरीके से आपको पेपर दिया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, अनुक्रमांक लिख देना, यहाँ पर नाम लिख देना, सही है। ये आपका जो हो गया। अब आते हैं आगे, नोट को पढ़ लेते हैं और निर्देश को हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। नोट क्या है आपका, नोट तो आपका यहाँ पर है, थोड़ा तो इसको ऊपर करते हैं, ठीक है। तो देखिए नोट में क्या लिखा हुआ है, पूरा पढ़िएगा इसको। नोट में जो लिखा हुआ है वो क्या है, इसको पढ़िए कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। 15 मिनट आप प्रश्न पत्र को पूरा पढ़ लीजिएगा, ओके। उसके बाद निर्देश में भाई साहब क्या लिखा है, निर्देश को पढ़िए। यहाँ पर है निर्देश ना, निर्देश को पढ़िए। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, क्या है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। उसके नीचे क्या, उसके बाद पढ़िए, इस प्रश्न पत्र को अ और ब 2 खंड है। इस प्रश्न का पत्र के अ और ब 2 खंड है। और आगे क्या है आपका, खंड अ में 1 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न है। यानी खंड अ में जो है 1 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न है। कितने, 20 बहुविकल्पीय प्रश्न है। और एक प्रश्न और जिनके उत्तर कह रहा है, जिनके उत्तर OMR सीट पर देने, आपको बोर्ड एग्जाम में एक OMR सीट दिया जाएगा। यानी बहुविकल्पीय प्रश्न को उत्तर उसी पर देना रहेगा। और आपको यह जो है हम बता दिए है, OMR सीट दिखा भी दिए हैं, आप सब देख लिए होंगे। नहीं देखे हैं तो आपको वह वीडियो मिल जाएगा फिर दोबारा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आते हैं अगला। अगला पॉइंट क्या है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। अगला पॉइंट क्या है आपका, अगला, OMR सीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर व्हाइटनर आदि का प्रयोग ना करें। ये सब यहीं पढ़ लीजिए, बोर्ड एग्जाम में पढ़ने की क्या जरूरत है, यहीं पर पढ़ लेते हैं। और अगला पॉइंट जो है आपका क्या है, पढ़ लीजिए। खंड, यही है ना अगला पॉइंट, खंड ब में 50 अंक के विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है। उसके बाद अगला पॉइंट क्या है आपका, खंड ब में कुल 5 प्रश्न है, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, प्रत्येक प्रश्न के आरंभ से स्पष्टतः लिख दिया गया है कि उसके कितने खंड हैं, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है भाई साहब, यहाँ पर देखिए, प्रश्न के अंक उनके सम्मुख अंकित है। यानी जिस प्रश्न पर जितना अंक देना है उसके सम्मुख अंकित है। और उसके बाद अगला पॉइंट क्या है, प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए और अंतिम प्रश्न तक करते जाइए। जो प्रश्न न आता हो उस पर समय नष्ट मत कीजिए, ठीक है। इतना समझ गए। आप सबने जितना निर्देश दिया था सब पढ़ लिए। अब आते हैं हम खंड अ को, आप देख सकते हैं। और खंड अ में क्या है, बहुविकल्पीय प्रश्न है, 20 बहुविकल्पीय। अभी तो आपका ये पहला क्वेश्चन है, ऐसे ही 20 क्वेश्चन है, 20 बहुविकल्पीय प्रश्न है। पहले क्वेश्चन को देखिए और देखिए इसका PDF, मतलब इसका PDF कहाँ मिलेगा आपको, लास्ट में बता दिया जाएगा, ठीक है। इसका PDF, पेपर का भी PDF आपको मिलेगा और जो आंसर देंगे आंसर का भी PDF आपको मिल जाएगा। अब कहाँ मिलेगा ये भी हम आपको बताएंगे, बट लास्ट में बताएंगे। थोड़ा सा हिंट दे देते हैं, आपको व्हाट्सएप पर आना पड़ेगा और ग्रुप से ज्वाइन होना पड़ेगा, जिसके लिए आप सबको व्हाट्सएप नंबर पता है क्या है, 9026206620। इस पर व्हाट्सएप करिएगा तो आपको वहां पर बता दिया जाएगा किस तरीके से आपको ग्रुप में ज्वाइन होना है, ओके। पहले क्वेश्चन को देखिए, समय नष्ट मत कीजिए। क्या है क्वेश्चन आपका, यही पहला क्वेश्चन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध है कहानी लेखन के लिए, नहीं, गलत, ये तो गलत है, ठीक है। और बी वाला ऑप्शन क्या है, आलोचना साहित्य के लिए, ये तो सही है। और तीसरा ऑप्शन क्या है, उपन्यास और लेखन के लिए, नहीं, ये भी गलत है। चौथा ऑप्शन नाटक के लिए, नहीं, ये भी गलत है। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जो है प्रसिद्ध है भाई साहब, प्रसिद्ध है तो किससे प्रसिद्ध है,
आलोचना साहित्य के लिए ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर है, और इसका जो आंसर OMR शीट पर देना है। ठीक है, समझ गए, यानी घेर देना है, आपका ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन बी को घेर देना है। समझ गए आप सब। आलोचना और साहित्य के लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी प्रसिद्ध है, यानी पहले का आंसर ऑप्शन बी आपका सही है, आलोचना साहित्य के लिए। अब हम सब आते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे पर। ओके, क्वेश्चन नंबर दूसरे को देख सकते हैं आप। क्या है क्वेश्चन आपका? गोदान उपन्यास के लेखक है ऑप्शन ए यशपाल, ऑप्शन बी प्रेमचंद, ऑप्शन सी मोहन राकेश, ऑप्शन डी धर्मवीर भारती। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है आपको जो है पहचान लेना है। कैसे पहचानेंगे? तो आपको पता होना चाहिए गोदान उपन्यास के जो लेखक है प्रेमचंद्र जी है, यानी ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे पर। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है आप देख सकते हैं, यही है ना तीसरा नंबर क्वेश्चन। नीड़ का निर्माण फिर के रचनाकार क्या है क्वेश्चन? नीड़ का निर्माण फिर नीड़ का निर्माण फिर के रचनाकार है हरिवंश राय बच्चन जी, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या हजारी प्रसाद द्विवेदी, या राम विलास शर्मा। इसमें से कौन सा सही है? ठीक है, तो नीड़ के निर्माण फिर के जो रचनाकार है हरिवंश राय बच्चन जी है, यानी ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चौथे को आप देख सकते हैं। क्या है क्वेश्चन? झूठा झूठा सच उपन्यास के लेखक है। सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आप सबको बताएं कि PDF कहां पर मिलेगा, ये बता दिए कि हम आपको लास्ट में ही बताएंगे। ठीक है, झूठा सच उपन्यास के लेखक है ऑप्शन ए यशपाल, ऑप्शन बी कमलेश कमलेश्वर, ऑप्शन सी रांगेय राघव, ऑप्शन डी चतुर्सेन शास्त्री। कौन सा ऑप्शन सही है? यानी झूठा सच उपन्यास के जो लेखक है वो है यशपाल, यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, यशपाल जी जो है झूठा सच उपन्यास के लेखक है। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर जो है पांचवें पर। ठीक है, पांचवें नंबर क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। छायावाद की मुख्य प्रवृत्ति है ऑप्शन ए आश्रयदाताओं की प्रशंसा, ऑप्शन बी रति क्या है आपका? ऑप्शन बी जो है आपका रीति ग्रंथों का निर्माण, ऑप्शन सी श्रृंगार प्रेम वेदना, ऑप्शन डी जो है भक्ति भावना। यानी इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जो छायावाद युग की मुख्य प्रवृत्ति है, यानी यह जो है ऑप्शन श्रृंगार और वेदना जो है, क्या ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी वाला जो है श्रृंगार और वेदना सही हो जाएगा। छायावाद की मुख्य प्रवृत्ति कौन सी है? श्रृंगार और प्रेम वेदना। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर जो है आपका, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 6 है। कलम का सिपाही जीवनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है आपका? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कलम का सिपाही जीवनी किसका है? जयशंकर प्रसाद जी का, प्रेमचंद जी का, या आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, या मोहन राकेश जी का? किनका है आपका? जो क्वेश्चन 6 है, कलम का सिपाही जीवनी जो है प्रेमचंद्र जी का है। किनका है? प्रेमचंद्र। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 को आप देख सकते हैं। 1 सेकेंड जो है आपका क्वेश्चन नंबर 7 को देख सकते हैं। ठीक है, घनानंद किस काव्य धारा के कवि है? रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि है, या रीति मुक्त के, या रीति सिद्ध के, या आधुनिक काल के? जो घनानंद जी हैं, घनानंद किस काव्य धारा के कवि है? तो घनानंद जी जो है रीति मुक्त काव्य धारा के कवि है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आते हैं सब क्वेश्चन नंबर 8 पर। ठीक है, आपका 7 तक क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8वें पर। ओके,
क्वेश्चन नंबर 8 को देख सकते हैं। क्या है आपका क्वेश्चन? हंस पत्रिका के संपादक है ऑप्शन ए मोहन राकेश, ऑप्शन बी प्रेमचंद्र, ऑप्शन डी धर्मवीर भारती, ऑप्शन डी गुलाब राय जी। ठीक है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हंस पत्रिका के जो संपादक है बिल्कुल याद कर लीजिएगा। जो हंस पत्रिका के संपादक है कौन है? वो प्रेमचंद्र जी है। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर है। प्रेमचंद्र जी जो है हंस पत्रिका के संपादक है। ओके, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 को आप देख सकते हैं। क्या है क्वेश्चन? आप पढ़ लीजिए क्वेश्चन को। ठीक है, जहाज का जहाज की पंचीकृत की विधा है नाटक, कहानी, उपन्यास या निबंध। ऑप्शन कौन सा सही है? तो ये जो है जहाज की पंचीकृत की विधा जो है उपन्यास है। क्या है? उपन्यास। ऑप्शन सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, अब आते हैं हम सब क्वेश्चन नंबर 10 पर। 10 नंबर क्वेश्चन को देख सकते हैं आप। क्या है क्वेश्चन आपका? तारसपतक। ठीक है, तारसपतक का प्रकाशन वर्ष है, प्रकाशन वर्ष। ठीक है, क्या तारसपतक का प्रकाशन वर्ष है 1942 ईस्वी या 1953 या 1943 या 1940? बिल्कुल याद कर लीजिए। जो आपका तारसपतक का प्रकाशन वर्ष है वो है 1943 ईस्वी। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर है। जो तारसपतक का प्रकाशन वर्ष है 1943 ईस्वी है, याद हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11 पर, 11वें नंबर क्वेश्चन पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 को आप देख सकते हैं। क्या है क्वेश्चन? निर्वेद अस्थाई भाव है, हास्य रस का, करुण रस का, शांत रस का, क्या है? अद्भुत है, अद्भुत रस का। ठीक है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? हास्य निर्वेद क्या निर्वेद अस्थाई भाव जो है आपका शांत रस का है। किसका है? शांत रस का, यानी ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। 12 नंबर क्वेश्चन को देख सकते हैं। क्या है क्वेश्चन आपका? पीपर पात सरिस मांडोला में अलंकार है। क्या श्लेष अलंकार, उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार? इसमें से कौन सा सही है? यानी जो है पीपर पात सरिस, क्या सरिस मंडोला में अलंकार जो है उपमा अलंकार है। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर है। ठीक है, उपमा अलंकार है। ओके, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13 पर। 13 नंबर क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। क्या है क्वेश्चन आपका? रोला छंद में कुल चरण होते हैं, ये तो सबको पता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रोला चरण में कुल जो छंद होते हैं 4 होते हैं। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। ठीक है, 4 होते हैं। रोला छंद के कुल चरण कितने होते हैं? 4 होते हैं, बिल्कुल याद कर लीजिए। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 को देख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 14 को देख सकते हैं। क्या है क्वेश्चन आपका? आगमन में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? आगमन में जो है किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो आगमन क्या होता है? आ प्लस गमन। ठीक है, आ प्लस गमन, इसमें आ का उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ठीक है, ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए गलत, ऑप्शन बी गलत, ऑप्शन सी गलत, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, यानी आगमन में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? आ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर किस पर? क्वेश्चन नंबर 15 पर। भलाई में प्रत्यय है भाई साहब, भलाई में जो है प्रत्यय है। क्या? भला का गलत, ई का बिल्कुल सही। भलाई में ई प्रत्यय है, कौन सा सही है? ई प्रत्यय है भलाई में। ठीक है, क्योंकि भला प्लस ई होता है और जो लास्ट में होता है उसी को प्रत्यय कहते हैं ना, भलाई। भला प्लस ई, यानी ई वाला ऑप्शन सही, आई गलत हो जाएगा, ए इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। 16 नंबर क्वेश्चन को देख सकते हैं, बहुत ही आसानी से और बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है। नीलांबर में कौन सा समास है भाई साहब? द्वंद्व समास है या कर्मधारय या द्विगु?
ठीक है, या बहुव्रीहि, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो नीलांबर में कौन सा समास है? नीलांबर में जो है कर्मधारय समास है, और इसमें जो है आपका कुछ गलत दिखा रहा है। अब क्या गलत दिखा रहा है आप देखिए, यहाँ ऑप्शन ए है, यहाँ ऑप्शन सी है, तो हमसे ऑप्शन से नहीं मतलब है, जो सही है वो है। टाइप होने में थोड़ा गलती हो गया है, यहाँ पर ऑप्शन बी होना चाहिए था, बट कोई नहीं, आपका कर्मधारय सही है। नीलांबर में कौन सा समास है? तो वो कर्मधारय समास है। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 17 पर। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 को देख सकते हैं आप। क्या है क्वेश्चन आपका? आम का तत्सम है, आम का तत्सम है भाई साहब, आम, आम्र, अम्बु, अस, क्या है? अम है ना, अम। कौन सा सही है? आम्र का जो आम का जो तत्सम शब्द है, तत्सम है, तत्सम शब्द कभी कभी कहता है, आम का तत्सम जो है आम्र है। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। आम का तत्सम शब्द जो है आम्र है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। 18 नंबर क्वेश्चन को देख सकते हैं आप। क्या है क्वेश्चन आपका? कर्तृवाच्य में प्रधानता होती है। ऑप्शन ए कर्ता की, ऑप्शन बी कर्म की, ऑप्शन सी भाव की, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यानी कर्तृवाच्य में प्रधानता होती जो है कर्ता की होती है। किसकी? कर्ता की, यानी ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए वाला क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। 19 नंबर क्वेश्चन क्या देख सकते हैं? ताभ्यय शब्द में वचन और विभक्ति है, षष्टवी विभक्ति एक वचन, गलत। ऑप्शन ए जो है आपका गलत है, ठीक है, 1 सेकेंड। ऑप्शन ए जो है आपका गलत है भाई साहब, ठीक है, बट कोई नहीं, ऑप्शन ए जो है आपका गलत है। ऑप्शन बी क्या है? सप्तमी विभक्ति द्विवचन, ए भी गलत है, ऑप्शन ए भी गलत, ऑप्शन बी भी गलत। ऑप्शन सी षष्ठी विभक्ति बहुवचन, ए भी गलत। और ऑप्शन डी जो है चतुर्थी विभक्ति बहुवचन, ए वाला सही है। ऑप्शन डी जो है आपका विल बी राइट आंसर। यानी ताभ्य शब्द में वचन और विभक्ति है। ताभ्य शब्द में जो वचन है चतुर्थी विभक्ति है, सॉरी, वचन बहुवचन है, और विभक्ति जो है चतुर्थी विभक्ति है। क्या? चतुर्थी विभक्ति, यानी ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। याद कर लीजिएगा इसको, क्वेश्चन नंबर 19 को भी, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर, और उसी के साथ 20 नंबर क्वेश्चन के साथ बहुविकल्पी प्रश्न समाप्त हो जाएंगे। उसके बाद जो है खंड ब आपका स्टार्ट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 को देख सकते हैं आप। क्या है क्वेश्चन आपका? निम्नलिखित में सर्वनाम है, काला, घोड़ा, वह, लड़का। इसमें से कौन सा सर्वनाम है? काला तो आपका संज्ञा है, नाम है ना, घोड़ा भी नाम है एक आपका, लड़का भी किसी का कह सकते हैं, वह जो है आपका सर्वनाम है भाई साहब। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है ना। यानी सभी बहुविकल्पीय प्रश्न तैयार हो जाएंगे आपके, और सभी बहुविकल्पीय प्रश्न जो है आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सबको बिल्कुल तैयार कर लीजिएगा, एक भी क्वेश्चन को छोड़िएगा मत, सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके गाइस, अब आते हैं हम सब खंड ब पर आते हैं, ठीक है। और जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न है इसमें से तो क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा पूछा जाएगा, और जितने भी मॉडल पेपर इस चैनल के माध्यम से आपको कराया जा रहा है ना, बिल्कुल बेहतर तरीके से कराया जाएगा। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि कोई भी इधर उधर से क्वेश्चन, जो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आए होंगे वही क्वेश्चन होंगे। और 100 में 100% जो बच्चे अगर मॉडल पेपर, इस वायरल पेपर को 2025 को सॉल्व कर लेते हैं ना, वो 100 में 100% कर रहे हैं, बोर्ड एग्जाम में पूरा 100 में 100% करके आएंगे। बिल्कुल यही आएगा पेपर में, कोई दूसरा नहीं आएगा। ओके, अब आते हैं हम सब क्वेश्चन नंबर किस पर? क्वेश्चन नंबर खंड अ खत्म हो चुका, खंड ब पर आते हैं। ओके, क्योंकि 20 नंबर तक क्वेश्चन बहुविकल्पीय प्रश्न हमने कर लिया, 20 अंक इतना कर लेंगे तो मिल जाएगा। ओके,
क्वेश्चन नंबर 21 पर आते हैं, बट एक खंड ब है, ठीक है। बिल्कुल ध्यान, थोड़ा सा जूम कर देते हैं ताकि आपको बेहतर से दिखाई दे। खंड ब में वर्णनात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 पर आते हैं अब, ठीक है। बिल्कुल यही ऐसे ही आएगा बोर्ड एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए भाई साहब क्या लिखा हुआ है, इसको पढ़िए। ये टोटल 6 अंक का है। क्वेश्चन नंबर 21 को पढ़िए। निम्नलिखित में से, ठीक है, में से किसी एक गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। क्या कहा, निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें दो गद्यांश है, एक गद्यांश ए है और एक गद्यांश ए है, अथवा करके दिया है। इनमें से आपको एक ही करना है, बट इसमें हम आपको दोनों बताएंगे और बहुत ही बेहतर तरीके से बताएंगे, ना कभी आप भूलेंगे और बिल्कुल याद हो जाएगा आपको, ठीक है। पहले गद्यांश को पढ़िए, क्या है आपका गद्यांश, और ये आप जो इसमें से आपको एक ही करना रहेगा बोर्ड एग्जाम में, या इसको करिए या जो अथवा करके यहाँ पर दिया इसको करिए। आपके दो गद्यांश दिए रहेंगे, आपको एक ही करना है, ठीक है। और जो जिस गद्यांश को करना है उसके नीचे 3 क्वेश्चन दिए, तीनों क्वेश्चन को पढ़िए। देखिए इसका पहला क्वेश्चन क्या है, उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। इस गद्यांश का संदर्भ लिखेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका, देख सकते हैं, गद्यांश के रेखांकित अंश का व्याख्या कीजिए। मतलब जितना रेखांकित अंश है, पूरा रेखांकित अंश हमने कर दिया, पूरे का व्याख्या करेंगे। ओके। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है, कुसंग और अच्छी संगति में क्या अंतर है, यानी इसका भी आंसर दे रहा है। कुसंग और अच्छी संगति में क्या अंतर है, इसका भी आपको आंसर देना है। और इस क्वेश्चन पे जो आपका पहला क्वेश्चन, इस पर 2 अंक, दूसरा क्वेश्चन 2, इस पर 2 अंक, ठीक है। और जो आपका ये तीसरा क्वेश्चन है इस पर 2 अंक। तीनों क्वेश्चन पर 2-2 अंक दिए जाते हैं। टोटल अंक कितने हैं, 6 अंक है। टोटल कितने अंक, 6 अंक आपको दिए जाएंगे। तो आइए इस गद्यांश को करते हैं। किस वाले गद्यांश को, इस वाले गद्यांश को हम करते हैं। पहले इस गद्यांश को तो पढ़िए, पढ़ते हैं हम गद्यांश को। कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सतवृद्धि का ही नाश नहीं करता, बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। यह किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन प्रतिदिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी। और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाले बाहु के समान होगी, जो निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 100 में 100% है। किसी न किसी सेट में पूछा जाएगा और यूपी बोर्ड में आपके 7 सेट बनते हैं भाई साहब। किसी न, देखिए ये वाला क्वेश्चन हमको पता है 2-3 सेटों में पूछा जाएगा। ऐसा नहीं है क्वेश्चन कि 1-2 सेट में, 2-3 सेट में पूछा जाएगा। 7 सेट बनता है आपका, ठीक है। आप अगर आप में आ जाता है तो बहुत ही बेहतर, अगर नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं। आपको इतना हम गद्यांश बता देंगे कि आपका जो है फंस जाएगा आपका, ठीक है। इसको बिल्कुल तैयार कर लीजिए। ज्यादातर बच्चे इसको तैयार कर ले, हम बार बार नहीं कहेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको बिल्कुल तैयार कर ले। अब आते हैं इसका पहले उपयुक्त गद्यांश का। पहले तो हम संदर्भ लिखेंगे, उसके बाद गद्यांश की व्याख्या करेंगे, उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है कुसंग और अच्छी संगति का में अंतर है। इन तीनों का आंसर हम दे रहे हैं तुरंत, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 को जो है सॉल्व किए। देखिए किस तरीके से लिखा गया है, बिल्कुल इसी तरीके से आपको बोर्ड एग्जाम में करके आना है। क्या डाला गया, पहले प्रश्नोत्तर संख्या, क्या डाला गया है, प्रश्नोत्तर संख्या भाई साहब, बिल्कुल ऐसे ही आपको डालना प्रश्नोत्तर संख्या, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा हिंट दे देना है, किसको, एग्जामिनर को थोड़ा सा हिंट दे देना है। आप कौन सा जो है गद्यांश, कौन सा गद्यांश आप कर रहे हैं, आपको एग्जामिनर का थोड़ा सा हिंट दे देना है। कैसे हिंट देना है, जैसे आपका ये दिया गया है, कुसंग का ज्वर डॉट 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 करके उठाती जाएगी। यहाँ पर ऐसे कर देना चाहिए था, बट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। इतना आपको हिंट दे देना है एग्जामिनर का, आप कौन सा गद्यांश कर रहे हैं, बट इतना तो डालना अनिवार्य है। प्रश्नोत्तर संख्या 21, ठीक है, इतना हो गया। और एग्जामिनर के आप लोगों ने हिंट भी दे दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब पहले का उत्तर हम देते हैं। पहला क्वेश्चन क्या पूछा हुआ था, पहले क्वेश्चन को आप देखिए, पूछा हुआ था उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए।
यही था क्वेश्चन। तो हम पहला नंबर डाले, ठीक है, क्या डाले हुए हैं, पहला नंबर डाले हुए हैं, ठीक है, ओके, 1 सेकेंड, ठीक है, पहला नंबर डाले हुए हैं ना, कोई दिक्कत है यहाँ पर, पहला उत्तर, पहले का उत्तर यहाँ पर लिखे हुए ब्लैक पेन से संदर्भ, जो ब्लैक से लिखा हुआ है भाई साहब, आपको बोर्ड एग्जाम में उसको ब्लैक से लिख कर ही आना है। क्यों लिख कर आना है, क्योंकि उसको हाईलाइट ही करना है। और आप सबको इस तरीके से दिया गया है, बिल्कुल इसी तरीके से बोर्ड एग्जाम में करके आना है, जिस तरीके से आपको दिया गया है। ओके, पहले का उत्तर लिखेंगे, उसके बाद क्या है उत्तर आपका, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, पढ़िए इसको, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड, गद्य खंड को भी हाईलाइट कर देना है, गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है। जब आप इतना कर लेंगे संदर्भ, तो आपको 2 अंक तुरंत मिल जाएंगे। कितने अंक, 2 अंक मिल जाएंगे। ओके, अब आते हैं इसका व्याख्या करने पर, व्याख्या करने पर भी 2 अंक मिलेगा, ठीक है। व्याख्या देखिए कैसे करना है, गद्यांश को आपने पूरा पढ़ा हुआ था, उसी का व्याख्या करना है। दूसरे का आंसर वही होता है, 1 सेकेंड, ठीक है, दूसरे का जो आंसर है यही है, व्याख्या करना ही होता है, ठीक है ना। देख सकते हैं आप इसको, तो क्या कैसे किया गया है व्याख्या, देख सकते हैं। शुक्ल जी कहते हैं कि मानव जीवन पर संगति का प्रभाव सबसे अधिक पड़ता है, ठीक है, सबसे अधिक पड़ता है। बुरे और दुष्ट लोगों की संगति घातक बुखार की तरह हानिकारक होती है। जिस प्रकार भयानक ज्वर व्यक्ति की संपूर्ण शक्ति व स्वास्थ्य को नष्ट कर देता है तथा कभी कभी रोगी के प्राण भी ले लेता है, उसी प्रकार बुरी संगत में पड़े हुए व्यक्ति की बुद्धि, विवेक, सदाचार, नैतिकता व सभी सद्गुण नष्ट हो जाते हैं तथा वह उचित अनुचित व अच्छे बुरे का विवेक भी क्या करता है, विवेक खो देता है, ठीक है, क्या करता है, विवेक भी आपका विवेक भी खो देता है। कुसंगत किसी भी युवा पुरुष की, इसके आगे, ठीक है, बिल्कुल इतना आपको डीपली बेहतर तरीके से कोई नहीं देगा, जिस तरीके से आपको दिया गया, सिर्फ और सिर्फ आपको तैयार ही करना है और कुछ नहीं करना है। आपको बिल्कुल पीडीएफ के माध्यम से दिया जा रहा है और इस क्वेश्चन को 100% तैयार करते हैं तो आपका जो है 6 अंक फिक्स है। कितना, 6 अंक जो है फिक्स है। 100 में 100% यह प्रश्न आना ही आना है भाई साहब, ठीक है। अभी गद्यांश अभी इसका खत्म नहीं हुआ, अभी और है, ठीक है, ठीक है। उसके आगे क्या है, सारी उन्नति व, दिखाई दे रहा है आप सबको ना, यही है ना, यही है ना, सारी उन्नति व प्रगति को, ठीक है, प्रगति को बाधित करती है। कुसंगति हमारे विकास व उन्नति के मार्ग को अवरुद्ध करके अवनति व पतन की ओर ठीक है, ढकेल देती है तथा दिन प्रतिदिन विनाश की ओर अग्रसर करती है। दूसरी ओर यदि युवा व्यक्ति की संगति अच्छी होगी तो वह उसको सहारा देने वाले बाहु हाथ, यानी बाहु मतलब हाथ के समान होगी, जो अवनति के गर्त में गिराने वाले व्यक्ति की भुजा पकड़कर उठा देती है तथा सहारा देकर खड़ा कर देती है और उन्नत के मार्ग पर अग्रसर कर देती है। बिल्कुल व्याख्या करना मत भूलिएगा, 2 अंक मिल जाएंगे। इतना जब करेंगे आप, ठीक है, तो कितना मिलेगा, 2 अंक, 100 में 100% मिल जाएगा। 2 अंक जो है इतना करने पर मिल जाएगा, ठीक है। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन हम पढ़कर बताए थे, कुसंग और अच्छी संगति में क्या अंतर है, यही क्वेश्चन था ना। तो कुसंगति हमारे, देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरे को देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरा यही है ना, तीसरे का उत्तर यही है। क्वेश्चन नंबर हमने तीसरा डाला, उत्तर डाला, ठीक है, पढ़िए इसको। कुसंगति हमारे विकास व उन्नति के मार्ग को अवरुद्ध करके अवनति व पतन की ओर, कुसंगत मतलब गलत संगत, ठीक है, अवनति व पतन की ओर ढकेल देती तथा दिन प्रतिदिन विनाश की ओर अग्रसर करती है, जबकि अच्छी संगति
सहारा देने वाले हाथ के समान, बाहु के समान होती है, जो अवनत के गर्त में गिरने वाले व्यक्ति की भुजा यानी हाथ पकड़ कर उठा देती है और सहारा देकर खड़ा कर देती है, साथ ही उन्नत के मार्ग पर अग्रसर करती है। ठीक है, ये तीसरा आंसर, इस पर भी 2 अंक दिए जाएंगे करेंगे तो, यानी 6 अंक हमने कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर जो आपका 21 था उसके 2 गद्यांश थे, पहले गद्यांश को हमने कर लिए। ठीक है, अब क्या करते हैं, अथवा करके जो दूसरा वाला गद्यांश है उसको हम करते हैं, बट उस गद्यांश को पहले तो आप पढ़ लीजिए। आपको एक ही करना है बोर्ड एग्जाम में, ऐसा नहीं आपको दोनों करके आना है। हम आपको बता रहे हैं, क्यों बता रहे हैं, क्योंकि किसी किसी बच्चे को ये वाला गद्यांश पूछ लेगा और किसी किसी बच्चे को जो दूसरा वाला गद्यांश अभी फिर बताने जा रहे हैं, किसी किसी बच्चे को बोर्ड एग्जाम में वो वाला पूछ लेगा। 100 में 100% इन दोनों में से एक गद्यांश आपका आना है, पूरा तय है आपका। और हमें पता है जो हम कह देते हैं वो बोर्ड एग्जाम में 100% पूछता है, और ये दोनों गद्यांश मोस्ट इंपॉर्टेंट गद्यांश है भाई साहब। ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं है कि इसमें से बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ, और सबसे ज्यादा चांस है कि 2025 बोर्ड एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा भाई साहब। ठीक है, उस गद्यांश को हम स्क्रीन पर लाते हैं, उसके बाद जो है उसको पढ़ते हैं, और उसके भी तीन क्वेश्चन है। ठीक है, लाते हैं उसको भी स्क्रीन पर। ओके, देख सकते हैं आप गद्यांश को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 के जो पहला गद्यांश था उसको तो हमने कर लिया। अब दूसरे वाले गद्यांश को आप देख सकते हैं, अथवा करके दिया है ना, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अथवा लिखा हुआ, उसके नीचे दिया हुआ है क्या है गद्यांश आपका, पढ़िए क्या है, ईर्ष्या से बचने का उपाय मानसिक अनुशासन है। अब ईर्ष्या का बात कह दिया, हमें वैसे ही पता चल गया ईर्ष्या का जो बात है ये रामधारी सिंह ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से पाठ से लिया गया है। इसके लेखक जो है रामधारी सिंह दिनकर जी है, देखते ही पता चल गया हमको तो। ठीक है, आपको भी पता चला तो बेहतर है, क्योंकि इस क्वेश्चन का 100% चांस है आना ही आना है भाई साहब। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन को फिर पढ़िए, गद्यांश को पढ़िए। ईर्ष्या से बचने का उपाय मानसिक अनुशासन है। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु स्वभाव का है उसे फालतू वार्ता बातों के बारे में सोचने की आदत छोड़ देनी चाहिए। वहाँ वार्ता लिखा पर वहाँ पर बातों होना चाहिए। ठीक है, बातों के बारे में सोचने की आदत छोड़ देना चाहिए। उसे यह भी पता लगाना चाहिए कि जिस अभाव के कारण वह ईर्ष्यालु बन गया है उसकी पूर्ति का रचनात्मक तरीका क्या है। जिस दिन उसके भीतर यह जिज्ञासा जागेगी उसी दिन से वह ईर्ष्या करना कम कर देगा। ये आपका क्या हो गया, ये टोटल आपका गद्यांश हो गया, और एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन। अब इस पर 2 अंक, इस पर 2 अंक, इस पर 2 अंक, टोटल 6 अंक। या तो इसको करना था या तो इसको करना था या तो इसको, हम तो दोनों बता रहे हैं आपको ताकि बेहतर रहे, यानी इस पर भी 6 अंक। क्वेश्चन क्या है पढ़ सकते हैं, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ, इसका भी संदर्भ, और गद्यांश का रेखांकित अंश का व्याख्या, यानी इसका भी व्याख्या करना है। और लेखक ईर्ष्या से बचने के लिए किस आदत को छोड़ने को कहता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर इसी में है। ईर्ष्या से बचने का उपाय मानसिक अनुशासन। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु स्वभाव का है उसे फालतू बातों के बारे में सोचने की आदत छोड़ देना चाहिए। ईर्ष्या, देखिए क्वेश्चन क्या था, लेखक ईर्ष्या से बचने के लिए किस आदत को छोड़ने के लिए कहता है। ठीक है, तो इसमें तो आंसर ही है, गद्यांश में ये आंसर होता है तीसरा का। तो तीसरा जो लेखक ईर्ष्या से बचने के लिए व्यक्ति ईर्ष्यालु स्वभाव का उसे फालतू बातों के बारे में सोचने की आदत छोड़ देनी चाहिए। उसे यह भी पता लगाना चाहिए जिस अभाव के कारण ईर्ष्यालु बनाया उसकी पूर्ति। इसका आंसर भी हम दे देंगे तीसरे का, बिल्कुल दिमाग में फिक्स कर लीजिएगा। 100 में 100% इस क्वेश्चन का आने का चांस है भाई साहब। आते हैं तीसरे क्वेश्चन के, जो PDF तैयार किए हुए हैं उसको लेकर स्क्रीन पर आते हैं। ओके, ठीक है, क्या करना है आपको, देखिए पहले तो उत्तर क्या कर लिखेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या भाई साहब, यहाँ पर जैसे लिखा गया प्रश्नोत्तर संख्या 21 डालेंगे। ओके, उसके बाद ये थोड़ा सा हिंट दे देंगे एग्जामिनर को, कौन सा हमने गद्यांश किया, तो गद्यांश कौन सा हम कर रहे हैं, ईर्ष्या से बचने, पूरा पढ़ सकते हैं अगर आपको पढ़ना, ईर्ष्या से बचने
ईर्ष्या से बचने का उपाय मानसिक अनुशासन है। जो व्यक्ति ईर्ष्या से बचने तक लिखिए डॉट 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 करके आप यहाँ पर आइएगा। ईर्ष्या करना कम कर देगा, ठीक है, ईर्ष्या करना कम कर देगा करके आपको खड़ी पाई दे देनी है। ओके, वो एग्जामिनर समझ जाएगा भाई साहब आपने कौन सा गद्यांश किया। उसके बाद पहले का उत्तर लिखिएगा, संदर्भ लिखेंगे और जो ब्लैक से उसको ब्लैक से ही लिखिएगा, ठीक है, हाईलाइट करना उसको। क्या लिख रहा है संदर्भ में? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित, ठीक है, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, ठीक है। कौन है इसके लेखक? जो है रामधारी सिंह दिनकर जी है। इतना जब करेंगे 2 अंक मिल जाएगा, ठीक है। अब आते हैं क्या? अब आते हैं व्याख्या करने। किसका? दूसरा का व्याख्या करने के लिए, गद्यांश के रेखांकित अंश का व्याख्या करने के लिए कह रहा था, तो व्याख्या करते हैं ना भाई साहब। उसका रेखांकित अंश का व्याख्या हमने लिखा। अब देखिए, लेखक ईर्ष्या से बचने, पढ़िए इसको, लेखक ईर्ष्या से बचने का उपाय उजागर करते हुए कहता है कि हमें अपने मन पर नियंत्रण करना चाहिए, ठीक है। मन पर नियंत्रण करना ही मानसिक अनुशासन कहलाता है, ठीक है। ईर्ष्यालु व्यक्ति यदि अपने मन व मस्तिष्क को नियंत्रण करेगा तो वह फालतू और निरर्थक बातों पर विचार करने की बुरी आदत से छुटकारा पा सकेगा। जो वस्तु हमारे पास नहीं है उसके विषय में सोचना व्यर्थ है, ठीक है, उसके विषय में सोचना व्यर्थ है। इतना करने के बाद अभी थोड़ा सा और करना है, ज्यादा नहीं, ठीक है, व्यर्थ है। उसके बाद जिसके मन में ईर्ष्या का भाव जागृत हो जाता है, ठीक है, कहाँ से पढ़ रहे हैं? यही पढ़ रहे हैं, ठीक है। जिसके मन में ईर्ष्या का भाव जागृत हो गया है उसे यह जानना आवश्यक है कि किस साधन के अभाव के कारण उसके मन में ईर्ष्या का भाव पैदा हुआ है। इसके पश्चात उसे उन अभाव को दूर करने का सकारात्मक प्रयत्न करना चाहिए। उस व्यक्ति को ऐसे उपायों की खोज करनी चाहिए जिससे उन अभाव की पूर्ति रचनात्मक तरीके से हो सके। अनंतः जिस दिन ईर्ष्यालु व्यक्ति को यह जानने की इच्छा जागेगी कि किस अभाव के कारण वह ईर्ष्यालु बन गया है और उस अभाव की पूर्ति सकारात्मक और रचनात्मक उपाय क्या है, उसी दिन से वह ईर्ष्या करना कम कर देगा। जब इतना कर लेंगे, पूरा व्याख्या हो गया, 2 अंक इस पर आपको दे दिए जाएंगे। ओके, अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन को। तीसरे क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। जब आपको क्वेश्चन दिखाए थे तो क्या लिखा हुआ था? लेखक ईर्ष्या से बचने के लिए किस आदत को छोड़ने को कहता है। तो यहाँ से तीसरे के आंसर को देखिए, क्या कहता है लेखक? ईर्ष्या से बचने के लिए व्यक्ति को चाहिए कि वह स्वयं को मानसिक अनुशासन में बांध ले। जिस वस्तुओं को उसे अभाव है उनके बारे में व्यर्थ का सोच विचार नहीं करना चाहिए तथा अभाव की पूर्ति करने के लिए सकारात्मक प्रयास करना चाहिए, ठीक है। ये हो गया आपका तीसरे का आंसर, बिल्कुल बेहतर तरीके से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। यानी क्वेश्चन नंबर 21 तक हमने 2 गद्यांश थे, दोनों गद्यांश को कर लिए, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। 22 नंबर क्वेश्चन के पहले तो आप क्वेश्चन देखेंगे, उसमें आपका 22 नंबर पर पद्यांश आता है भाई साहब। क्या आता है? पद्यांश आता है, और 2 पद्यांश आते हैं और दोनों पद्यांशों में से एक ही पद्यांश करना रहता है, ठीक है। तो आपको पहले हम 22 नंबर क्वेश्चन दिखा दे तो, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन को आप देख सकते हैं, क्या आप सबको दिखाई दे रहा है ना? यही है ना 22 नंबर? क्या कह रहा है, पढ़िए इसको, कहाँ पर है? यही है ना आपका 22 नंबर वाला, पढ़िए इसको। निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए और आपको कितने अंक दे दिए जाएंगे? 6 अंक दिए जाएंगे भाई साहब। 3 क्वेश्चन है एक पद्यांश पर। इसके पहले हमने 21 नंबर पर गद्यांश किए थे, अब हमसे पद्यांश पूछा है भाई साहब, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन इसमें भी दिया रहेगा और एक क्वेश्चन का 2 अंक,
ठीक है। तो पद्यांश को पढ़िए, पहला पद्यांश ए है और इसी में दूसरा पद्यांश अथवा करके आपका अलग है, उसको उसको भी अभी दिखा देंगे। पहले इसको तो हम कर लें, या तो इसको करना रहेगा और या तो उस वाले पद्यांश, किस वाले पद्यांश को, अथवा करके इधर होगा आपका, ठीक है। यहाँ पर है, देख सकते हैं, यहाँ पर है अथवा करके लिखा हुआ है यहाँ पर पद्यांश ना, यहाँ पर इस पद्यांश को भी देख सकते हैं, बट पहले हम उस पद्यांश को तो कर ले भाई साहब, ठीक है। इस वाले खंड बॉ में वो भी है, यानी 22 नंबर पर जो दिखा रहा है क्या है पद्यांश, इसको पढ़िए। अभिगत अभिगत गति कछऊ कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस, अंतर्गत ही भावे, परम स्वाद सबकी सुनिरंतर, अमित तोष। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई साहब, इस गद्यांश को बिल्कुल तैयार कर लीजिए 100%। इसका मैं व्याख्या कर दूंगा, ठीक है, कर देते हैं। उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ भी लिख देते हैं और इसका पद्यांश के रेखांकित अंश का व्याख्या भी कर देंगे, और जो अगम आलोचर से क्या तात्पर्य है इसका भी आंसर दे देते हैं। और इस प्रश्न को 100% भाई साहब तैयार कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही पूछा जाता है, ठीक है, बार बार नहीं कहेंगे। सॉरी, कहाँ पर आ गए हम सब, 1 सेकेंड, हाँ यहाँ पर है ना, 1 सेकेंड यहाँ पर है ना। इस पद्यांश को भाई साहब 100 में 100% कह रहे हैं कि भाई साहब तैयार कर लीजिए, बार बार नहीं कहेंगे। 100% चांस है कि इस गद्य पर क्या है, पद्यांश है ना, इस पद्यांश का 100% चांस है कि आना ही आना है भाई साहब। इसको बिल्कुल पद्यांश को एक बार नहीं 4 बार पढ़िए, और इसके जो है रेखांकित अंश की व्याख्या उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिख देंगे और रेखांकित अंश का व्याख्या कर दे रहे हैं, और तीसरा क्वेश्चन जो है इसका भी आंसर दे रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। आते हैं स्क्रीन पर तो ही है, क्या ही दिक्कत है, सिर्फ और सिर्फ उसको ऐड करते हैं, ओके। क्या लिखेंगे, पहले तो जिस तरीके से लिखा गया है इसी तरीके से बोर्ड एग्जाम में लिखना है। यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 22 और हिंट दे देंगे एग्जामिनर का कौन सा हमने पद्यांश किया है, कौन सा पद्यांश है। अभिगत गति डॉट डॉट करके सगुन पद गावे, इतना लिख देंगे, यानी शुरुआत के 2 शब्द लिख देंगे और लास्ट के 2 शब्द लिख देंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं ये शुरुआत का 2 शब्द है ये, और ये लास्ट का 2 शब्द है। आपको गद्यांश हमने दिखाया है, ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं दिखाया है। आप देख सकते हैं ऐसे बीच में डॉट डॉट करके लिख देना, इससे एग्जामिनर समझ जाएगा बच्चे ने इस गद्यांश को किया है, क्योंकि 2 गद्यांश दिया रहता है ना, सॉरी गद्यांश बार बार करे, पद्यांश है आपका, ठीक है, 2 पद्यांश दिया रहता है। अब देखिए पहले का आंसर, पहले का उत्तर, संदर्भ लिखेंगे, किस तरीके से संदर्भ लिखा गया है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, यहाँ पर हिंदी अगर लिखा गया होता बेहतर रहता। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित पद शीर्षक से लिया गया है। इसके जो रचनाकार हैं महाकवि सूरदास जी है भाई साहब। कौन है, महाकवि सूरदास जी है। जो हाईलाइट है उसको हाईलाइट ही करके बोर्ड एग्जाम में आना है। अब आते हैं रेखांकित अंश की व्याख्या करेंगे। इसको देखिए किस तरीके से किया गया है, बिल्कुल इसी तरीके से बोर्ड एग्जाम में आपको करके आना है, ठीक है, और कोई दूसरा तरीका नहीं है। ऐसा नहीं है कि दूसरे तरीके से करके, नहीं, जिस तरीके से इसके सूरदास जी कहते हैं कि निर्गुण ब्रह्म की आराधना करना कठिन है, उसके स्वरूप के विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता। निर्गुण ब्रह्म की उपासना के आनंद का वर्णन कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति मीठे फल का स्वाद अपने हृदय में ही अनुभव करता है, उसका मौखिक वर्णन नहीं कर सकता, उसी प्रकार निर्गुण ब्रह्म की भक्ति के आनंद का केवल अनुभव किया जा सकता है, उसे मौखिक रूप से बोलकर या प्रकट किया नहीं जा सकता। यद्यपि निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति से निरंतर अत्यधिक आनंद प्राप्त होता है और उपासक को उससे असीम संतोष है ना, संतोष भी प्राप्त होती है। ये हो गया, 2 अंक दे दिए जाएंगे, इतना कर देंगे तो ठीक है, और इतना पर आपके 2 अंक दे दिए जाएंगे, संदर्भ लिखेंगे तो ठीक है, 4 अंक हो गए। तीसरा क्वेश्चन भाई साहब क्या था, अगम आलोचर से क्या तात्पर्य है भाई साहब। तीसरा क्वेश्चन, तीसरे का आंसर हम देते हैं। अगम आलोचर का जो तात्पर्य है, देखिए अगम का जहां पहुंचना कठिन हो, और आलोचर का इंद्रियों से
गति क्या है आपका, 1 सेकेंड पढ़िए। अगम जहां पहुंचना कठिन हो, आलोचक का इंद्रियों की गति से परे। ये हो गया तीसरे का आंसर। आपको जो है तीनों, ये भी आपके कितना अंक का था, 2 अंक का। 3 क्वेश्चन इसमें के किए, 6 अंक आपकी क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। ठीक है, पद्यांश के। ठीक है, अभी एक पद्यांश और हम आपको बता देते हैं, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पद्यांश है। ओके, सबको तैयार करना, आपके सबको तैयार करना, जो जो बता रहे हैं सबको, इसको अगर देख रहे हैं इस वीडियो को भाई साहब ना, तो जितना क्वेश्चन कर रहे हैं सबको तैयार कर लीजिए। 100 में 100% जिस मॉडल पेपर को हम करा रहे हैं ना, इस मॉडल पेपर के क्वेश्चन 100 में 100% आना तय है भाई साहब। ठीक है, 7 सेट बनेंगे, 7 सेट में किस सेट में आ जाए ये हम बता नहीं सकते। आप जहां से भी हो तैयार कर लीजिएगा। अगर यूपी बोर्ड वालों के लिए सबसे, क्योंकि यूपी बोर्ड से ही आपके क्वेश्चन हम उठाते हैं। ठीक है, और यूपी से हम खुद हैं, इसीलिए यूपी बोर्ड वालों को लेकर चलते हैं। ठीक है, अब आते हैं जो अगला क्वेश्चन था 22 नंबर पर। कौन सा क्वेश्चन था, देखिए आप सब ना, यही क्वेश्चन था ना आपका, अथवा करके दिया हुआ है, यही क्वेश्चन था आपका। एक पद्यांश तो हमने कर लिया, ये अथवा करके दिया, मतलब या उसको करिए या तो इसको करिए। अथवा करके आप कौन सा पद्यांश दिया है, रानी में जानी, सॉरी, रानी में जानी अजानी माह, पबिपाहन हूँ ते कठोर हियो है, राजहू काजू अकाजू न जानियो, कै काहो तियको जेहिम कान कियो है, ऐसी मनोहर मूर्ति बिछोरे, कैसे प्रीतम लोगु जियो है, आखिन में रसी राखिबो जागू, इन्हें किमी के वनवास दियो है। ठीक है, ये आपका पद्यांश है। इस पद्यांश का क्या क्या करने के लिए कहा है, करने के लिए तो कहा आपका संदर्भ, रेखांकित अंश का व्याख्या, और तीसरा पद्यांश में ऐसी मनोहर मूर्ति ए किसके लिए प्रयुक्त है, तथा इसमें कौन सा अलंकार है। ठीक है, अलंकार है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो तीनों क्वेश्चन को हम आंसर दे देते हैं, इसके साथ ही जो है 22 नंबर वाला क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 23 नंबर वाली क्वेश्चन पर आएंगे, और 23 नंबर वाली क्वेश्चन को भी आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, आते हैं इसके आंसर करते हैं। जो आपका रानी में जानी अजानी माहा है, इस वाले पद्यांश का, बार बार कह रहे गद्यांश, बट ये पद्यांश है आपका। ठीक है, ठीक है, पहले तो हम क्या डालेंगे, पहले प्रश्नोत्तर संख्या 22 डालेंगे। ओके, और ये थोड़ा सा हिंट दे देंगे, कौन सा कि आगे का 2-3 शब्द और पीछे का 2-3 शब्द, लास्ट वाली का 2-3 शब्द लिख दिए। देखिए, रानी में जानी डॉट 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 करके वनवास दियो है। ठीक है, अब देखिए पहला, इसका मतलब संदर्भ कर रहे हैं हम सब। संदर्भ में क्या कर रहे हैं भाई साहब, ये संदर्भ देखिए, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित कवितावली ग्रंथ के वन पथ पर, बिल्कुल याद करिए, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित कवितावली वन पथ पर शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता कवि गोस्वामी तुलसीदास जी हैं भाई साहब। तैयार हो जाएगा, 2 अंक इस पर दे दिए जाएंगे आपको। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या था भाई साहब, इसका जो दूसरा नंबर क्वेश्चन था, इसका व्याख्या करने के लिए था ना, तो व्याख्या करिए ना, इसका हम व्याख्या करते हैं। देखिए यहाँ से आपका व्याख्या है, तो व्याख्या करते हैं हम सब। श्री राम सीता और लक्ष्मण वन में जा रहे हैं, उन्हें देखकर गांव की स्त्रियों आपस में बातें कर रही हैं। एक स्त्री दूसरी से कहती है कि मुझे तो ज्ञात हो गया है कि रानी कैकेयी बड़ी अज्ञानी है, वह पत्थर से कठोर हृदय वाली नारी है, क्योंकि उन्हें इन तीनों को वनवास देते समय थोड़ी सी भी दया नहीं आई। वे राजा दशरथ को भी बुद्धिहीन समझकर कहती है कि राजा दशरथ ने उचित अनुचित का भी विचार, आगे कुछ है, ठीक है, विचार न कर अपनी पत्नी का कहा मानकर इन्हें वन में भेज दिया है। ये तीनों
इतने मनोहर व सुंदर हैं कि इनसे बिछुड़कर इनके प्रियजन कैसे जीवित रहेंगे। हे सखी, ये तीनों तो आंखों में बसने योग्य हैं, अर्थात इनको अपने से दूर नहीं किया जा सकता। इन्हें वनवास क्यों दे दिया गया है। ये जो है इस पद्यांश का व्याख्या हो गया। जो रानी मैं जानी था, आपका पूरे पद्यांश को बिल्कुल अच्छे से पढ़ लीजिए और जो है गद्य इसका व्याख्या हुआ है बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि 100 में 100% चांस है भी भाई साहब आना ही तय है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा था क्या इसका, तो तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, पद्यांश में ऐसी मनोहर मूर्ति एक किसके लिए प्रयुक्त तथा इसमें कौन सा अलंकार है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरे को पढ़िए, क्या है आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर तीसरे का आंसर यही है ना भाई साहब, यही वाला है, तो इसके आंसर को पढ़िए। प्रस्तुत पद्यांश में ऐसी मनोहर मूर्ति ये श्री राम, सीता और लक्ष्मण के लिए प्रयुक्त है तथा इसमें अनुप्रास अलंकार है भाई साहब। क्या है, अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, दो चीज पूछा था, दोनों चीजों को बता दिया गया इस आंसर में। ठीक है, क्या था आपका, ऐसी मनोहर मूर्ति किसके लिए प्रयुक्त किया गया था, तो श्री राम, सीता और लक्ष्मण के लिए। और उसके बाद कौन सा अलंकार है ये पूछा था, इसमें कौन सा अलंकार है, तो अनुप्रास अलंकार है। हो गया आपके क्वेश्चन ये तैयार हो गया, इतना कर भी लेंगे तो आपका जो टोटल तैयार तो हो गया भाई साहब। 2 अंक किसका, 2 अंक पद्यांश व्याख्या का, 2 अंक संदर्भ का, 6 अंक आपका ये तैयार हो गया। ठीक है, बिल्कुल तैयार कर लीजिए, बिल्कुल 100 में क्या है, 100 में 100% चांस है भाई साहब कि ये वाला आएगा, हमको पता है। बिल्कुल तैयार कर लीजिएगा, बार बार तो हम कहेंगे नहीं। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर जो है 23 नंबर पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 को आप पढ़ सकते हैं। पढ़िए, क्या है आपका क्वेश्चन, बिल्कुल ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। नीचे दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। फिर से हम पढ़ते हैं, 1 सेकेंड, कुछ तो गलती हुआ है। नीचे दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए। मतलब या तो इसका, या तो इस वाले का, या तो इस वाले का, अथवा करके बीच में तो दिया है, या तो इसको करिए या तो इसको करिए। आपको बोर्ड एग्जाम में इसी तरीके से दिया जाएगा, या तो इसको करेंगे या तो इसको करेंगे, आपको 5 ही अंक मिलेगा, या तो दोनों को करिए तब भी 5 ही अंक मिलेगा। तो क्यों ना हम किसी एक को ही करेंगे, तो आप किसी को भी कर लीजिएगा। ठीक है, या इसको कर लीजिएगा, या तो आप इसको कर लीजिएगा। ओके, या तो आप इसको कर लीजिए। देखिए गद्यांश को पढ़िए। ठीक है, ये संस्कृत का गद्यांश है भाई साहब, तो गद्यांश को पढ़िए और इसका संदर्भ लिखना है और क्या करना है, हिंदी में अनुवाद करना है इस संस्कृत गद्यांश का। ठीक है, तो इस वाले गद्यांश का पहले हम पढ़ते हैं। क्या है, वाराणस्याम प्राचीन काला देव गेहे गे विद्यालय दिव्यम ज्योति द्योतते। इसको बिल्कुल, इस गद्यांश को बिल्कुल पढ़ लीजिएगा बेहतर तरीके से। ठीक है, इसका जो है हम क्या करते हैं, संदर्भ लिख देते हैं और व्याख्या आपको बता देते, इसका मतलब हिंदी में अनुवाद बता देते हैं। ओके, आते हैं स्क्रीन पर। ठीक है, स्क्रीन पर तो ही है हम, क्या ही दिक्कत है, बट उसको ऐड करना है। ठीक है, ठीक है, देख सकते हैं क्या क्या करेंगे। पहले तो डालेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 23, इतना कर लेंगे। उसके बाद थोड़ा सा हिंट दे देंगे किसको, एग्जामिनर को, कौन सा संस्कृत गद्यांश को हम कर रहे हैं, इतना हिंट दे दिए। और ये आप सबको पता चल गया होगा किस तरीके से हिंट दिया जाता है एग्जामिनर को। यानी पहले जो आगे का 2 शब्द उसको लिख दिया और लास्ट नीचे का 2 शब्द लिख दिए, बीच में डॉट डॉट कर दिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। संदर्भ भाई साहब इसका लिखते हैं, क्या संदर्भ लिखते हैं ना, तो संदर्भ लिखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। ये जो आपका गद्यांश था
संस्कृत में वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है, और किस तरीके से संदर्भ लिखा गया है, बिल्कुल इसी तरीके से लिखेंगे, 2 अंक दे दिए जाएंगे। और यानी हिंदी में अनुवाद करने के लिए 3 अंक, टोटल 5 अंक। और ये आपका हिंदी में अनुवाद हो चुका है। क्या हुआ है देखिए, वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की अलौकिक ज्योति प्रकाशित है। आज भी यहाँ संस्कृत की वाणी की धारा लगातार निरंतर यानी प्रवाहित हो रही है और लोगों का ज्ञान बढ़ रही है। इस समय भी यहाँ अनेक आचार्य, उच्च कोटि के विद्वान वैदिक साहित्य के अध्ययन अध्यापन में लगे हुए हैं। केवल भारतीय ही नहीं बल्कि विदेशी भी देववाणी संस्कृत के अध्ययन के लिए यहाँ आते हैं और निःशुल्क विद्या प्राप्त करते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा पूरा गद्यांश। इस पर हमको 3 अंक मिल जाएंगे और ये टोटल 5 अंक का होता है भाई साहब। ठीक है, ये हो गया। इसमें 2 गद्यांश थे ना 23 नंबर क्वेश्चन पर, एक गद्यांश को तो हमने कर लिए, फिर दूसरा अथवा करके जो गद्यांश दिया है उसको कर लेते हैं। तो आप उस गद्यांश को क्या आपने देखे हैं? नहीं ना देखे हैं तो उसको भी देख लीजिए, उसके बाद जो उसको करते हैं सॉल्व। ठीक है, देख लीजिए अब कौन सा है, ये वाला गद्यांश। अब इसको हम सब करेंगे, बिल्कुल अच्छे से इसको पढ़िए। विश्वस्य विश्वस्य सृष्टा ईश्वरः एव क्या एक एव इति भारतीय संस्कृते मूलम। इसको पूरा अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जब भी बार बार पूछा जाता है, ये वाला जो है गद्यांश जो संस्कृत का है कई बार पूछा गया है और बार बार पूछा जाता है। और 2025 में चांस 100 में 100% है, इसका पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है, इसको आप तैयार कर लीजिए। जिस 2025 का जो भी मॉडल पेपर हम लेकर आते हैं सभी क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए, क्योंकि सभी क्वेश्चन वैसे क्वेश्चन को लेकर आते हैं जिस क्वेश्चन का 100% चांस होता है। और इस मॉडल पेपर को जो 2025 का ये मॉडल पेपर लेकर आए हैं भाई साहब ना, इसको जो बच्चा पूरा कंप्लीट तैयार कर लेता है ना, उसका हम कह रहे हैं कि 85% तैयार हो गया, 85% उसका तैयार हो गया। इसमें से मिल जाएगा आपका, ऐसा नहीं मिलेगा, मिल जाएगा। 100 में 100% चांस है, हिंदी का तो 100 में 100% मिल जाएगा। ठीक है, अब आते हैं इसका जो है, हम क्या करेंगे, पहले तो संदर्भ लिखेंगे, उसके बाद हिंदी में अनुवाद कर देंगे। ओके, एग्जामिनर को क्या करना, थोड़ा सा प्रश्नोत्तर संख्या 23 डालेंगे, थोड़ा सा एग्जामिनर को हिंट दे देना है, सही है। उसके बाद संदर्भ आपको लिखना है, क्या संदर्भ लिखना, हमने संदर्भ लिखा। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित भारतीय, ठीक है, भारतीय संस्कृत, क्या भारतीय संस्कृत, जिस तरीके से डॉट डॉट करके दिया जाता है बिल्कुल इसी तरीके से बोर्ड एग्जाम में लिख कर आना है आपको। ठीक है, ये किससे पूछा गया है, भारतीय संस्कृत नामक पाठ से लिया गया है। और इसका अनुवाद किस तरीके से किया गया है इसको पढ़ लीजिए। संसार की रचना करने वाला ईश्वर एक ही है, यह भारतीय संस्कृत का मूल है। विभिन्न मतों के अनुयायी अलग अलग नामों से ईश्वर का भजन करते हैं। अग्नि, इंद्र, कृष्ण, करीम, राम, रहीम, जैन, बुद्ध, ईसा, अल्लाह आदि एक ही ईश्वर के विभिन्न नाम हैं। उसी ईश्वर को लोग गुरु के रूप में मानते हैं। अतः सभी मतों के प्रति एक समान भाव रखना और सम्मान करना ही हमारी संस्कृत का संदेश है। बिल्कुल याद कर लीजिए, इसका 100 में 100% चांस से पूछेगा। ये आपका 2 अंक तैयार हो गया है इससे, और ये आपका 3 अंक, टोटल 5 अंक हो गए। 2 और प्लस 3 5, क्योंकि इस जो आपका आता है गद्यांश संस्कृत का, संदर्भ करने के लिए 2 अंक और हिंदी में अनुवाद करने के लिए 3 अंक दिए जाते हैं। टोटल 5 अंक मिल जाते हैं इस पर। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर जो है आपका भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 24 पर आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 क्या है आप देख सकते हैं। क्या है क्वेश्चन आपका,
पूरा पढ़ लीजिए, इसको पढ़ेंगे तभी तो पता चलेगा ना। क्या है, नीचे दिए गए संस्कृत पद्यांश, ये संस्कृत का भाई साहब पद्यांश है, इसके पहले जो था संस्कृत का गद्यांश था, ये पद्यांश है, ठीक है। नीचे दिए गए संस्कृत का पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। मतलब संदर्भ सहित हिंदी में भाई साहब अनुवाद करना है, ठीक है। क्या करना है, इसका संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। पहले तो संदर्भ लिखना है, उसके बाद अनुवाद। तो पहले तो इसको देखिए, पहले हम इसको करेंगे। दो पद्यांश दिया है, एक ए वाला है और एक क्योंकि बीच में अथवा दिया है ना, एक ए वाला है, ठीक है। कौन कौन, एक ए वाला है, एक तो ए वाला। या तो इसको करिए या तो इसको करिए, 5 ही अंक दिए जाएंगे इसमें। ये आपका मॉडल पेपर है ना, हम दोनों को करेंगे तो बेहतर होगा, क्योंकि हम तो सीख रहे हैं। बोर्ड एग्जाम में कौन सा आ जाएगा हमको खुद नहीं मालूम है ना। इसमें से दोनों में से अगर एक किसी न किसी सेट में हमें पता है कि 100% चांस है कि पूछेगा ही पूछेगा। आपको कोई नहीं बता सकता कि यही वाला क्वेश्चन आएगा, बट हम आपको कह रहे हैं ना कि जो हम बता रहे हैं उसको तैयार कर लीजिए। 100 में 100% चांस है कि आएगा ही, ठीक है। तो पहले इस वाले गद्यांश को हम पहले इस वाले संस्कृत पद्यांश को हम करते हैं। किस वाले, इस वाले संस्कृत पद्यांश को हम पहले करते हैं, उसके बाद इस वाले को करेंगे, ठीक है। तो आइए करते हैं। धान्यानम उत्तमम उत्तमम दाक्षामम धनानामुक्तनम श्रुतम लभानम श्रेय आरोग्यम सुखानाम तुष्टिरुत्तमा, ठीक है। तुष्टिरुत्तमा है, ठीक है। अब आते हैं इस क्वेश्चन, इस पद्यांश है ना, इस संस्कृत पद्यांश का संदर्भ लिखेंगे, उसके बाद इसका व्याख्या भी, ठीक है। देख सकते हैं किस तरीके से लिखा गया है, बिल्कुल इसी तरीके से प्रश्नोत्तर संख्या 24 डालेंगे। उसके बाद थोड़ा सा हिंट दे देंगे, आपको बताएं किस तरीके से हिंट दिया जाता है, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से हिंट दे देंगे, ठीक है। संदर्भ लिखना है तो संदर्भ को देखिए, प्रस्तुत पद्यांश। अब ऐसा नहीं कि या तो लिख सकते हैं प्रस्तुत श्लोक, श्लोक ही है आपका, बट इसको पद्यांश कहते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित जीवन सूत्राणी, किससे, जीवन सूत्राणी नामक पाठ से लिया गया है। और इसका जो हिंदी अनुवाद है, हिंदी अनुवाद यही है भाई साहब, ठीक है। क्या है, युधिष्ठिर कहते हैं कि अन्नों में उत्तम अन्न चतुरता है, धनों में उत्तम धन शास्त्र है, लाभों में उत्तम लाभ आरोग्य है, सुखों में उत्तम सुख संतोष है। बहुत ही बेहतर था, और इसको तैयार कर लीजिए। बिल्कुल बहुत पूछा जाता है, सोचिए, सिर्फ और सिर्फ इतना करेंगे तो आपको 5 अंक दिए जाते हैं, और 5 अंक बोर्ड एग्जाम में कम नहीं होता है भाई साहब। बिल्कुल तैयार कर लीजिए। इस क्वेश्चन का चांस कितना है, 100%। 100% चांस है कि बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। हम कह रहे हैं ना, बिल्कुल तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन क्या 24 नंबर में एक और था ना आपका, रात्रि मिष्यति भविष्यति, उसको देख लीजिएगा, ठीक है। देख सकते हैं कौन सा था। अब ये वाला, इस वाले को कर लेते हैं। इस पद्यांश को जो है, संस्कृत पद्यांश को बिल्कुल पढ़ लीजिए। रात्रि गर्मिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भस्वानुदेश्यति, पढ़ लीजिए बिल्कुल ध्यानपूर्वक। और इसका जो है हम संदर्भ लिख देते हैं और इसका व्याख्या कर देते हैं, ताकि आप सब तैयार कर लें। बट आप सबको बेहतर तरीके से देखिए, हम हिंदी के जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ला रहे हैं, बट हम आपको मैथ ही पढ़ाते हैं, इसलिए जो है थोड़ा थोड़ा हिंदी में दिक्कत होता है, बट कोई नहीं, आपको जो है समझा कर ही जाएंगे, एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपका, ठीक है। अब देखिए क्या करना है आपको, इसका संदर्भ लिखना है, उसके बाद व्याख्या करना है, हिंदी में अनुवाद करना है, व्याख्या नहीं, इसका हिंदी में अनुवाद लिखना है, ठीक है। तो आइए करते हैं हम सब, ठीक है। ठीक है, थोड़ा सा हिंट दे देना है कौन से क्वेश्चन कर रहे हैं। प्रश्नोत्तर संख्या हमने 24 डाल दिया, ठीक है। और एग्जामिनर को थोड़ा सा हिंट दे दिए, इतना और इतना लिख कर, ठीक है। इस संदर्भ लिख देते हैं,
प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित अन्यो भक्ति विलासा नामक पाठ से लिया गया है और उसके बाद हिंदी में अनुवाद करने जा रहे हैं, देख सकते हैं आप। ठीक है, क्या है इसका हिंदी में अनुवाद? जो आपने देखा है पद्यांश को, संस्कृत पद्यांश को, कलम का रसपान करता हुआ कोई भौरा सायकाल में उसमें बंद हो जाने पर सोचता है रात बीत जाएगी, सुंदर प्रातः काल होगा, सूर्य उदय होगा, कमलों का समूह खिलेगा, कमल फूट में बैठे हुए भौरे के ऐसा सोचते हुए ही हाय बहुत दुख है कि हाथी ने उसी कमलिनी को उखाड़ लिया। और ये क्या प्रस्तुत श्लोक में कमलिनी में बंद भौरे के माध्यम से जीवन की क्षण, ये इतना लिखेंगे तो या मत लिखिए या मत लिखिए, यहीं तक आपको सिर्फ और सिर्फ लिखना है। कमल का रसपान करता हुआ कोई भौरा सायकाल में उसमें बंद हो जाने पर सोचता है रात बीत जाएगी, सुंदर प्रातः काल होगा, सूर्य उदय होगा, कमलों का समूह खिलेगा, कमल फूट में बैठे हुए भौरे के ऐसा सोचते हुए ही हाय बहुत दुख है कि हाथी ने उसी कमलिनी को उखाड़ लिया। बस इतना लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आपका हो गया। और जो आपका कोष्टक में लिख दिया गया प्रस्तुत श्लोक कामलिनी में बंद भौरे के माध्यम से जीवन का क्या रण क्षण भंगुरता को बताया गया, इसको लिखिएगा मत लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जितना बताएं उतना ही लिखिएगा। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 25 पर। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन पर। ओके, 1 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 25 को आप देख सकते हैं और यह क्वेश्चन जो होता है जिला वाइज होता है। पहले तो क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिए। क्या है क्वेश्चन आपका? अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। ठीक है, और ये आपका जिला वाइज होता है। मुक्ति दूत जिसके जिले में पूछा जाता है, यानी जिसके जो भी पढ़ाया जाता है आपको स्कूल में ही बता दिया जाता है। इसको करना सिर्फ और सिर्फ एक ही आपको करना है। क्या कहा है? अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न को करिए। ठीक है, किसी एक प्रश्न को करिए। अब देखिए इस पे कितने अंक दिए जाएंगे आपको? 3 अंक दिए जाएंगे। कितने अंक? 3 अंक आपके दिए जाएंगे। और मुक्ति दूत अगर जिनके जिले में मुक्ति दूत का होता है उसको वह करना है। ज्योति जवाहर जिनका रहता है उसको वह करना है। उसके बाद क्या है? मेवाड़ मुकुट है। उसके बाद अग्र पूजा, ये सब आपको समझ में आना चाहिए, ये सब आपको पता होना चाहिए। अग्र पूजा है। जय सुभाष खंड काव्य। मातृभूमि जो है हमारे गोरखपुर से हम है, तो गोरखपुर से ही मातृभूमि का है आपका। ठीक है, क्या है? गोरखपुर। जो भी बच्चे गोरखपुर जिले से हैं वो मातृभूमि वाला करेंगे। ठीक है, और कर्ण खंड काव्य है। उसके बाद जो है आपका क्या है भाई साहब? कर्मवीर भरत है। ठीक है, तुमुल खंड काव्य है। देखिए ये सब पूरा पढ़ सकते हैं क्वेश्चन को। आपको सभी क्वेश्चन हमने दिखा दिया, ये 100% पूछेगा ही पूछेगा। इसमें से जिसके जिले में जो पूछा जाता है उसको तैयार कर लेगा अपना। ठीक है, और आपके स्कूल में आपके विद्यालय में बताया गया होगा कि भाई साहब यही पूछा जाएगा आपको। ठीक है, और गोरखपुर वालों के लिए हम पहले ही बता दिए कौन सा था आपका मातृभूमि वाला था। ठीक है, ये अगर आपको जैसे कि इसका आंसर चाहिए तो आप यूट्यूब पर सर्च भी कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। नहीं तो विद्या या तो अवतार आपके पास होगा उसमें होगा। ठीक है, नहीं तो अगर आप लोग कहेंगे अगला जो मॉडल पेपर हिंदी का लेकर आएंगे उसमें आंसर भेज देंगे। ठीक है, इसका भी। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 25 था, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 को देख सकते हैं आप। क्या है क्वेश्चन आपका? 26 का क भाई साहब देखिए, 26 में क और ख क्वेश्चन होती है, 2 क्वेश्चन होता है। क वाला क्या कर रहा है? दिए गए लेखकों में से, ठीक है इसको पढ़ रहे हैं, दिए गए लेखकों
क्या दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। मतलब उसका उनका जीवन परिचय और उनकी रचना का उल्लेख कर दीजिएगा। आपको जो है 5 अंक दिए जाएंगे, 3 अंक जीवन परिचय के लिए और 2 अंक उनकी रचना को लिखने के लिए। ठीक है, हो जाएगा आपका। या अगर आपका देखिए तीनों इंपॉर्टेंट है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का अगर आप तैयार किए तो बेहतर है, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी का तैयार कर लीजिए, जयशंकर प्रसाद जी का तैयार कर लीजिए, और एक डॉक्टर वो नहीं, आपका 3 ही पूछा जाता है, इसमें से आपको एक ही करना है। जो आपके मर्जी में आता है, जो मन करता है उसे आप लिख सकते हैं। ठीक है, तैयार हो जाना चाहिए, इन तीनों लोगों का जीवन परिचय आपको तैयार हो जाना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं ख वाले क्वेश्चन पे। ख वाले क्वेश्चन को देख सकते हैं, क्या है क्वेश्चन, दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। सूरदास जी का तैयार कर लीजिए, मैथिली शरण गुप्त का, माखनलाल चतुर्वेदी का। इतना जो है आपका तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई साहब। क्या है, तीनों जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें से आपको एक ही लिखना है। क्वेश्चन क्या था, दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। अगर आपको जो भी याद होगा, सूरदास जी का याद है इसको लिख लीजिए, या आप मैथिली शरण गुप्त जी का याद इनको लिख लीजिए, या आपको माखनलाल चतुर्वेदी जी का याद है उसको लिख लीजिए। किसी को लिखिएगा, एक ही का लिखिएगा, ये तो आप सबको पता है और तैयार भी होगा आप सबको। हिंदी का पहला तैयार बच्चे जो करते हैं जीवन परिचय ही करते हैं, हमें भी पता है, क्योंकि जब हम पढ़ रहे थे ना तो हम भी क्या कर रहे थे, जीवन परिचय ही पहले 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 जब तैयार किए तो जीवन परिचय ही तैयार किए थे। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 तक तो हो गया आपका। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर भाई साहब 27 28 को देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 27 को पहले पढ़ तो लीजिए। क्वेश्चन 27 यही है ना आपका, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। मतलब कोई ऐसा श्लोक लिखिएगा जो इस प्रश्न पत्र में ना आया होगा। आपको कितने अंक दिए जाएंगे, इसके लिए आपको 2 अंक दिए जाएंगे। यहाँ पर साइड में लिखा हुआ है ना, 2 अंक दिए जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं, लिख लेंगे श्लोक को, आप लोग लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 पर आते हैं। ठीक है, क्या है 28 आपका क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 28 को आप देख सकते हैं। यहां से क्या है क्वेश्चन, पढ़िए क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। ये आपका संस्कृत का प्रश्न है और संस्कृत में भाई साहब उत्तर भी देना है। ठीक है, 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन पूछेगा या तो 5 क्वेश्चन दिया रहता है, 4 या तो 5 दिया रहता है, किसी किसी सेट में 5 दे दिया रहता है ना, तो 4 ज्यादातर देता है, 4 क्वेश्चन दिया रहता है और आपको सिर्फ और सिर्फ 2 ही क्वेश्चन के आंसर करने हैं और एक क्वेश्चन पे 1 अंक निर्धारित है। एक क्वेश्चन को करेंगे 1 अंक, दूसरे क्वेश्चन को करेंगे तो 2 अंक। टोटल आपको कितने अंक मिलते हैं, 2 अंक मिलते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं टोटल दिया कितने, 2 अंकों का ये प्रश्न है। ठीक है, देखिए पहले प्रश्न को पढ़िए। पूरा क्या है, पुरु राजा गीत्या कम संदेशम अकथयत। ठीक है, इसका आंसर, और कूपम किमर्थ दुखम अनुभवती, इसका आंसर, और चंद्रशेखर स्वानाम किम अकथयत, क्या है, अकथयत। ठीक है, अकथयत भूमे गुरुतरम किम अस्ति। चारों का आंसर हम लेकर आते हैं तुरंत स्क्रीन पर और देख लीजिए और बिल्कुल ध्यानपूर्वक से तैयार कर लीजिए। ठीक है, क्या है चारों का आंसर, देख सकते हैं आप। पहले का उत्तर, गीताया संदेश अस्ति हतो या प्राव्यसी स्वर्ग जित्वा भोक्ष्यसे महिमम। ठीक है, तो थोड़ा कठिन है, बस तैयार कर लीजिएगा। दूसरे का आंसर, दूसरा क्वेश्चन आप लोग देखे हैं, क्या था, अहम नितराम नीचः अस्ति इति विचार्य कूपः दुखम अनुभवती। और तीसरे का आंसर चंद्रशेखर स्वनाम आजाद अकथयत। ठीक है, और चौथे का आंसर भूमे गुरुतरम माता अस्ति। ये चारों का आपका आंसर हो गया। ठीक है, इस क्या पहले लिखे प्रश्नोत्तर संख्या 28, पहले का उत्तर, दूसरे का उत्तर, या आपको 2 ही क्वेश्चन करना है। हम तो आपको चारों का बता दिए ताकि आप सब तैयार कर सके। ओके, अब देखिए, अब हम सब आते हैं क्वेश्चन नंबर किस पर, क्वेश्चन नंबर आते हैं 28 था आपका। 28 का सोल्यूशन तो हो गया, मतलब सबका आंसर पता चल गया, यही है ना।
वन सेकेंड। अब आते हैं हम सब क्वेश्चन नंबर किस पर, क्वेश्चन नंबर 29 पर। 29 पर क्या पूछता है हम देखते हैं। ओके, आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर क्या पूछता है, और 7 अंक का यह प्रश्न होता है भाई साहब। कितने अंक का? 7 अंक का होता है। ठीक है, क्या पूछता है देख लीजिए। क्या पूछा है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए, यानी किसी एक विषय पर निबंध लिखना है, या इस पर लिखिए, या इस पर लिखिए, या इस पर, या इस पर तैयार होना चाहिए। ठीक है, जीवन में विज्ञान का महत्व, या इस पर लिखिए, या भारत में आतंकवाद समस्या और समाधान, या इस पर लिखिए, और छात्र और अनुशासन पर या लिखिए, या आजादी का अमृत महोत्सव पर लिखिए। ठीक है, किसी पर लिख दीजिए और 7 अंक आपका हो जाएगा। और हमें पता है आप सबको जो है निबंध लिखने आता होगा। जीवन क्या है आपका, जीवन में विज्ञान का महत्व, इस पर भी आता होगा। भारत में आतंकवाद समस्या और समाधान, इस पर भी आता होगा। और इस पर भी आता होगा किसी किसी बच्चों को बहुत, और इस पर भी आता होगा। तो जो आपको बेहतर तरीके से आता होगा उसी पर निबंध आप लोग लिख दीजिएगा। 7 अंक आपको मिल जाएंगे तुरंत। ओके, इसी के साथ जो है आपका यह जो आपका एक वायरल पेपर था 2024 का, मतलब एक मॉडल पेपर ही था आपका। ठीक है, और इसमें के सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी इस पेपर को अगर आप तैयार कर लेते हैं ना, तो आपका जो है 100 में 100% क्या है, आपका जो है 100 में 100% तैयार हो गया भाई साहब। कुछ नहीं, इसके बाद एक जितने मॉडल पेपर कराएंगे उसको तो करिएगा, बट ये मॉडल पेपर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था। तो किस किस बच्चे ने इस पूरे मॉडल पेपर को देखा है, वो जो बच्चे इस मॉडल पेपर को पूरे लास्ट तक देखे हैं ना, तो वो लोग चैनल पे अगर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि अब आपका मॉडल पेपर ऐसे ही बहुत बेहतर बेहतर क्वेश्चनों के साथ मिलेगा, और सभी को तैयार करना है। अगर आप सभी को तैयार करके जाते हैं भाई साहब ना, आपका 100 में 100% अंक मिलेंगे। ठीक है, तो अब देखिए आपका अगला जो है आपका आएगा, मैथ का एक वायरल पेपर लेकर आने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, सभी क्वेश्चन मैथ का भी लेकर आने वाले, सभी सब्जेक्ट का लेकर आएंगे। सिर्फ और सिर्फ आप सबका सपोर्ट चाहिए। क्या करना है, अगर वीडियो पर नए हैं तो सॉरी, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और बेल आइकन घंटी को जरूर प्रेस करिएगा। ठीक है, अगर आप देखिए इस वीडियो को लास्ट तक देख लिए ना, क्या लास्ट तक अगर देख लिए, 1 सेकेंड, लास्ट तक अगर देख लिए ना, तो अगर इस वीडियो पर अभी तक लाइक नहीं किए तो मेरा सपोर्ट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक लाइक क्या कर दीजिए, एक लाइक जो है कर दीजिएगा। ठीक है, अब मिलेंगे हम सब अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम सब मैथ का लेकर आएंगे, और हिंदी का भी लेकर आना है, और सामाजिक विज्ञान और विज्ञान मतलब सोशल साइंस और साइंस का सभी क्लास 10th का ही मिलेगा। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ जितने बच्चे क्लास टेंथ में है उन्हीं को मिल पाएगा। ओके, तो अगले वीडियो में जल्द मिलेंगे, जस्ट इस वीडियो के बाद उसी अगले वीडियो में मिलेंगे, क्योंकि जो है इस पेपर को हमने तैयार करवाया, और बहुत बेहतर बेहतर क्वेश्चनों को तैयार कराया गया है, और सभी क्वेश्चन तैयार कराने में, पेपर बनवाने में टाइम लगता है भाई साहब। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम जल्द मिलेंगे, इस वीडियो के बाद ही तुरंत मिल जाएंगे अगले दिन। ओके।